The Perseverant IAS. तो बात करते हैं अपने करंट अफेयर की सेशन को, जो कंटिन्यू चला आ रहा है आपका जीएस लिंक करंट अफेयर। और ये आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, चाहे बीएसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, बीपीएससी 70 देने वाले हैं आप, सारे के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट है। इसको हम जीएस से लिंक करके बता रहे हैं आपको, आप नोट्स बनाते चलिए, आपको पीडीएफ भी मिलता है। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। नेशनल यूथ डे, बिहार स्टेट, अपकमिंग इवेंट्स, G20 और मेंस के एक क्वेश्चन आपको लिखने के लिए मिलेंगे, जिसको आपको लिखना है और सबमिट करना है। बात करते हैं तो फिर अपने पहले क्वेश्चन के साथ कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है द थीम फॉर नेशनल यूथ डे 24 इज 2024 यानी 2024 का वर्ल्ड नेशनल यूथ डे, 12 जनवरी आज है। आप जान रहे हैं 12 जनवरी को जो है क्या मनाया जाता है, आपको मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। तो इसका आपको बताना है कि इस बार का थीम क्या रहा है, इस बार का जो थीम है वो क्या है, ये बताना है आपको। इस तरह से थीम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार, तो आपको सारे थीम याद होने चाहिए जो भी डे चर्चा में है और जो भी डे आया है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि जनवरी में कौन कौन सा डे इम्पॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको बताया था 9 जनवरी, फिर आपको सबसे पहले 4 जनवरी, फिर 9, फिर आपको 12, फिर 15, फिर आपको 23, 24, 25 2 है, फिर आपका 26, फिर आपको 30। ये सारे जनवरी के डेज जो है आपके इम्पॉर्टेंट है, आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। 4 जनवरी ब्रेल डे, 9 जनवरी आपको प्रवासी दिवस, 12 जनवरी आप जान ही रहे हैं आज नेशनल यूथ डे, 15 जनवरी आर्मी डे, 23 आपको परिक्रम दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय परिक्रम दिवस। और इसके बाद आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इसमें याद में मनाया जाता है 24 बाल दिवस, ठीक है, बाल दिवस। ये जो है सिख के जो आपके चाइल्ड थे 4, उनके याद में, ठीक है। और आपको 25 दोनों इम्पॉर्टेंट है। एक 25 में आपका नेशनल इलेक्टोरल डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और एक 25 आपको मालूम होना चाहिए टूरिज्म डे भी, नेशनल टूरिज्म डे भी इसी दिन मनाया जाता है। और 26 जनवरी तो आप जान ही रहे हैं, और 30 जनवरी भी इम्पॉर्टेंट है। ये सब आपको बताया गया है। विश्व लेप्रोसी डे, वर्ल्ड लेप्रोसी डे 30 जनवरी को मनाया जाता है। ये सारे इम्पॉर्टेंट डेज हैं जनवरी के, फरवरी के, मार्च तक के आपको बताया गया है। अब आइए अपने क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो भी चीज़ें आपकी छूटती है उसको नोट किया कीजिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। थीम बताएं आप कि 24 का थीम क्या है। तो चलिए बताइए, आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि थीम बताना है आपको। सब कुछ मेन चीज़ जो है जनवरी से रिलेटेड बता दिया गया। आंसर बताएं कि नेशनल यूथ डे का थीम क्या रहा 2024 का। तो ये रहा है युवा फॉर युवा इंडिया, ठीक है। ये नहीं है, थीम आपका रहा है विकसित युवा विकसित भारत, ठीक है। ये थीम रहा है 2024 का, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आपके नेशनल यूथ डे 2024 इज विकसित युवा विकसित भारत, थीम ये रहा है। इसको नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है? दिस थीम रिफ्लेक्ट अ फोकस ऑन यूथ एम्पावरमेंट एंड नेशन बिल्डिंग। इट्स अंडरस्कोर्स द क्रिटिकल रोल ऑफ द यूथ इन शेपिंग अ डेवलप्ड इंडिया, ठीक है। यूथ के लिए काफ़ी इंस्पायरेशनल रहे हैं कौन? आपके स्वामी विवेकानंद। इनके गुरु के बारे में भी आपको जानना चाहिए। इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। इनका नाम आप सुना होगा, ये इम्पॉर्टेंट है, इनको भी आप याद रखिएगा। जो इनके गुरु थे आपके कौन थे? तो वेरियस, इनका क्या कहना था? और रामकृष्ण परमहंस के किसके डिवोटी थे? काली के, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इन्होंने और वेरियस रिलीजियस को प्रैक्टिस किया, चाहे वैष्णविज्म हो, तांत्रिक शक्तिज्म हो,
आदिवेता हो, वेदांता हो, इस्लाम हो, और उसके बाद ये कंक्लूजन पे ये पहुँचे कि यूनिटी ऑफ रिलीजियस यानी सो मेनी पाथ टू रीच वन एंड सेम गोल, द वैलिडेटिंग द एसेंशियल यूनिटी ऑफ रिलीजियस। इनका कहना यही था कि आप जो भी धर्म को मानिए, सबके जो है ऑब्जेक्टिव एक ही है, यूनिटी ऑफ रिलीजन्स, ठीक है, मतलब सेम गोल, दस वैलिडेटिंग द इसेंशियल यूनिटी ऑफ रिलीजन। इसके बाद एक चीज़ और नोट कीजिएगा यहाँ पे कि ही वॉज अ की फिगर इन द इंट्रोडक्शन ऑफ वेदांता एंड योगा। ये 6 आप जान रहे हैं कि 6 फिलॉसफी है किसकी, हिंदूज फिलॉसफी जो है 6 है, उसमें से जो 2 से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थे, कौन, आपके स्वामी विवेकानंद, एक वेदांता एंड योगा। इनका जन्म याद रखिएगा कब हुआ था, 12 जनवरी 1863। फेमस कब हुए थे बहुत ज़्यादा ये, 1893 में, जब इन्होंने रिलीजियस पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन का ये जो कैलिफोर्निया में समारोह हो रहा था, उसमें जो इन्होंने पार्टिसिपेट लिया था और जो स्पीच दिया था, उसके बाद से जो है ये फेमस हुए थे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 2 जुलाई 1902, ठीक है, 1902, और बर्थ याद रखिएगा इनका। और 6 फिलॉसफी में से 2 फिलॉसफी जो थी इनके काफ़ी क्लोज थे ये, एक आपको वेदांता जिसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, और एक इनका योगा, ठीक है, योगा के लिखने वाले पतंजलि हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। ये आपको ख़ास के इस तरह से दिया गया है कि आप देखें, रिवीजन करें, याद करें। सबसे पहले याद रखिए कि 6 हैं, एक है आपको वैशिका, न्याया, संख्या, योगा, पूर्व मीमांसा, वेदांता, और वेदांता को ही कहते हैं उत्तर मीमांसा, ठीक है। और इनमें से योगा के बारे में आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा, पतंजलि, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है पूर्वी मीमांसा की जैमिनी राइटर, याद रखिएगा। उसके बाद आपसे उत्तर मीमांसा या फिर वेदांता पूछा जाता है तो व्यासा, ठीक है। ये इस तरह से आपको याद रखना है क्योंकि एंसेंट हिस्ट्री में इनसे क्वेश्चन होता है, हिस्ट्री के पार्ट से क्वेश्चन यहाँ से होता है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 6 फिलॉसफी है, जो 6 के 6 फिलॉसफी यहाँ पे मेंशन है, और इसके राइटर कहिए यहाँ मेंशन है, ठीक है। आपको ये याद कर लेना है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। स्वामी विवेकानंद से जो इम्पोर्टेंट बातें थी आपको बता दिया गया, जोड़ के यहाँ पे रिलेट करके। वेदांता और योगा इनसे रिलेटेड है। इनके गुरु जो हैं रामकृष्ण पारमहंस बोलते हैं, वो हैं, और वो किसके डिवोटी थे, काली के डिवोटी थे। ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो आपको बताया गया। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टीचर स्टूडेंट इन बिहार स्टेट। बिहार स्टेट में अभी जो है टीचर की बहाली ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, ठीक है। तो इससे जो है रेशियो में सुधार हुआ होगा, कितना हुआ है, क्या था, ये आपको याद रहना चाहिए। आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। रेशियो पूछा जाता है कभी नेशन का, कभी जिस स्टेट में आप दे रहे हैं वहाँ का पूछ लिया जाता है। इस तरह से आपको इकोनॉमी का क्वेश्चन हो जाता है ये, या फिर कॉमन जीएस का क्वेश्चन हो जाता है, आपके बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन हो जाता है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा। इस तरह की रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। बताइए तो क्या है इसका, आपको अभी जो है बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है शिक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो। बिहार में शिक्षा को लेकर जो है बिहार थोड़ा कंसर्न दिखा रहा है और लगातार इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ख़ास के फीमेल के लिए। बताइए कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ, तो ये रेशियो अब कितना हो गया है 35 से 1। अब यानी 35 स्टूडेंट पर आपको एक टीचर मिलेगा। पहले ये रेशियो कितना था, साल 2005 में ये रेशियो जो है आपको 65 पे 1, यानी 65 स्टूडेंट पर एक टीचर थे। अब जो है ये रेशियो 35:1 हो गया है। ये आप ध्यान में रखिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए वर्ष 2005 में छात्र शिक्षक अनुपात 65:1 था, जो कि अब सुधार के बाद 35:1 हो गया है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अभी तक जो है साल 2006 से 7 में प्रारंभिक विद्यालय यानी प्राइमरी स्कूल में 42,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। तो ये इम्पॉर्टेंट डेटा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। और प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति में वर्ष 2006 से महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है, ये भी आप
नोट कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन होते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंक्रीमेंट इन एजुकेशन बजट ऑफ बिहार सिंस 2005 टू 2021-22। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2005 से 6 के बीच में बिहार के एजुकेशन बजट में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, ये आपको बताना है। इस तरह का क्वेश्चन जो है इकोनॉमी में पूछा जाता है आपसे, तो आप बजट सेशन से भी इस तरह का क्वेश्चन हो जाता है, सर्वे में भी ये क्वेश्चन हो जाता है, और इकोनॉमी सेशन से तो ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आपको बताना है कि 5 और 6 से लेकर 21-22 तक बिहार का एजुकेशन बजट क्या इम्प्रूवमेंट के साथ बढ़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर है 18%। ठीक है, ये जो है बिहार गवर्नमेंट का खुद का डेटा है। राज्य में शिक्षा के विकास के लगातार कार्य किए जा रहे हैं, विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। वर्ष 2005 में शिक्षा विभाग का कुल बजट 4,261 करोड़ था। ठीक है, जो बढ़कर वर्तमान में 56,382 करोड़ हो गया है। इस प्रकार बजट का सबसे बड़ा भाग लगभग 18% शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है। एक्सपेंडिचर जो है एजुकेशन पर बढ़ चुका है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। आगे और देखिए कि शिक्षा के बजट के लिए और क्या हुआ है। 15 इम्प्रूवमेंट देख लिया आपने, 18% ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए कि और क्या हुआ है। देखिए, शैक्षणिक प्रोत्साहन के लिए, शिक्षा में एजुकेशन को करेज करने के लिए और क्या क्या बिहार सरकार चला रही है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि बिहार से क्वेश्चन होगा तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर होगा। बिहार के एग्ज़ाम में साइकिल मिली राह खुली, इस योजना को याद रखिएगा कि 2007 में जो है लागू किया गया था। ठीक है, साइकिल की योजना जो है 2007-08 से लागू हुई थी और 9th क्लास की बच्चियों के लिए हुई थी ये। उसके बाद मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना को देखते हुए 2009-10 में बालकों को भी जो है साइकिल दिया गया था। ये याद रखिएगा आप, जागरूक होगी बेटियां तभी बढ़ेंगी बेटियां। ये जो है आपको इसके तहत जो है आपको 10th से लेके ग्रेजुएशन तक 94,100 रुपये जो है देने का प्रावधान है। 10th 12th और ग्रेजुएशन तक ये अमाउंट आपको मिलेगा हर एक बालिका को बिहार की। ये जो है इस तरह से जो है एजुकेशन बजट को बढ़ाकर ये सारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा था। एजुकेशन के स्तर को, लेवल को उठाने के लिए कहाँ, बिहार में युवाओं में बढ़ा विश्वास मिला उन्हें। स्मार्ट क्लास 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2020 में उन्नयन बिहार योजना आया है। याद रखिएगा कि उन्नयन बिहार योजना कब आया है, 2020 में। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सारा ये पेज ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें बिहार से एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं को एक्सप्लेन किया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। पोशाक जो है आपको 2006-07 से शुरू हुआ था मिलना। बिहार में पोशाक से मिली पहचान, बढ़ा सम्मान। मुख्यमंत्री पोशाक योजना कब से शुरू हुई है, 2006-07 से। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। वर्ष 2011-12 में कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं के लिए भी बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री पोशाक योजना शुरू की गई थी। ये सारी योजनाएं जो हैं बजट के खर्चे को बताती है कि जो एक्सपेंस हुआ है वो ये सारी जगह पर एक्सपेंस हुआ है। शिक्षा की अलख जगाएंगे, सबको निःशुल्क पढ़ाएंगे। ठीक है, मिशन दक्ष 1 दिसंबर 2023 को लॉन्च हुआ है। इसके तहत भी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि स्कूल में कमज़ोर बच्चे को सब कुछ 4-5 कमज़ोर बच्चे को हर स्कूल से इकट्ठा करना है और उनको एक्स्ट्रा क्लास देना है स्कूल में ही। ठीक है, उनके स्कूल ऑफ होने के बाद, ताकि इससे शिक्षा का लेवल ऊपर उठे। सभी पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। इस स्कीम के तहत जो है 2012-13 से ये कहा गया था कि एक भी बच्चा जो है स्कूल के बाहर ना रहे। इसीलिए अब देखिए रेशियो क्या हो गया है। प्रति वर्ष 2005 में 12.5% बच्चे जो है बाहर थे स्कूल के, लेकिन अब जो है 0.5 है, यानी कि सारे के सारे बच्चे स्कूल में वापस आ चुके हैं। रेशियो जो है स्कूल अटेंडेंस का बढ़ चुका है। एजुकेशन के बजट को बढ़ाने से इस बात का पता चल रहा है। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा, कि ये याद रखिए कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में 94,100 जो मिलता है वो मैट्रिक टू ग्रेजुएशन मिलता है। मैट्रिक में आपको 10K मिलेगा,
ठीक, 1 के मिलेगा, 10 के मिलेगा, सॉरी 10,000 रुपया, और इंटर में आपको 25,000 मिलेगा अविवाहित को, और ग्रेजुएशन करने पे 50,000 मिलेगा। ये महिलाओं के लिए है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है अपना अपकमिंग मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, जो होने वाला है 2024 में और जो हो चुका है 23 में। दोनों का डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आने वाले एग्जाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 19 जी समिट 2024 कहाँ होगा? ब्राज़ील में। और किसने दिया है? ये हैंडओवर किया है इंडिया ने किया है, क्योंकि इंडिया में 18th में हुआ। 18th जो है 2023 में इंडिया में हुआ, और इंडिया को किसने दिया था? इंडोनेशिया ने। G20 के बारे में थोड़ा जान लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बहुत बड़ा समूह है और ग्लोबल जीडीपी का आपको 85% जो है यहीं से आता है, ये ध्यान में रखिएगा। और पॉपुलेशन की बात करें तो 2/3 विश्व की पॉपुलेशन यहीं से आती है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद इकोनॉमी, ट्रेड, एजुकेशन, वेल्थ, हेल्थ, सब पर जो है ये काम करता है ये समूह G20 का। इसका ईयरली जो है कॉन्फ्रेंस होता है। 2023 में इंडिया में हुआ था, भारत मंडपम में, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है इसका? 26 सितंबर 1999, याद रखिएगा। टोटल कंट्रीज कितने हैं इसमें? 19 कंट्री है +1 1 जो है आपका यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये मिल के आपको टोटल 20 कंट्रीज होती है, 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन, इसीलिए इसको G20 बोलते हैं। और G20 कैसे बना ये भी आप देखिए। पहले G7 की कंट्रीज को ले लीजिए, फिर +1 कीजिएगा इसमें, तो आपको G8 मिल जाएगा, ठीक है। ये +1 किसको कर रहे हैं? रशिया को कर रहे हैं, ठीक है। रशिया G7 से बाहर हो गया था 2013-14 में। और G7 में कौन कौन है आपका? कनाडा है, USA है और UK है, ठीक है। फिर इटली है, जापान है, फ्रांस है और जर्मनी है। ये आपकी G7 की कंट्री है, याद रखिएगा। और इसी में आप +1 करते हैं यानी रशिया को, तो यही G8 हो जाता है। इसके बाद आपको इसमें इसी को G20 की तरफ अगर आप आगे बढ़ाइएगा तो इसमें और नेशन ऐड कर दीजिए। तो सबसे पहले आप SSS ऐड कीजिए, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया और उसके बाद आपको साउथ अफ्रीका। ये 3 S से हो गए आपको। फिर आप IIT जोड़ दीजिए इसमें। I से इंडिया हो गया, I से इंडोनेशिया हो गया, T से टर्की हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको टर्की, CM जोड़ दीजिए इसमें, C से चाइना, M से मैक्सिको। कितने नेशन हो गए? 3 3 6 2 8। एक हमने ऑलरेडी जोड़ा है किसको? यूरोपियन यूनियन को, 9 हो गया। और उधर G8 आप जोड़े हुए थे, ठीक है। तो और कितने बच गए? 3 बच गए हैं इसमें। तो A B जोड़िए इसमें, ठीक है। A से आपको अर्जेंटीना, A से ऑस्ट्रेलिया, B से आपको ब्राज़ील। इस तरह से आपके टोटल नेशन G20 के याद हो जाएंगे आराम से। 3 3 6 3 9 2 11 12 और 8 20। इस तरह से इसको बोलते हैं G20। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आपके 1 लीनियर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन होता है, ठीक है। आगे देखिए, जो इम्पोर्टेंट और ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिस्कस करते हैं। COP28 दुबई में होने जा रहा है 2023 का। COP27 जो है आपको, COP28 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है। ये इन्वायरमेंट से लेकर काम होता है यहाँ। 23 कहाँ हुआ? यूनाइटेड अरब में। 27 कहाँ हुआ था? शर्म अल शेख इजिप्ट में। SCO की समिट कहाँ होगी? इसका मुख्यालय बीजिंग में है, ये ध्यान में रखिएगा। एस्टैब्लिशमेंट 2001 में हुआ था, ठीक है। और टोटल कंट्रीज 9 है इसमें, हेडक्वार्टर बीजिंग है। 50 G7 समिट, ठीक है, इटली में। और 49 जापान में हुआ था। ये G7 आपका कब बना था? इसके सारी कंट्री का भी हमने आपको बताया, 1975 में। टोटल कंट्रीज 7 है। 42nd और 43rd एशियान समिट 2023 इंडोनेशिया में, और 44 लाओस में, 40 और 41st कहाँ हुआ था? कंबोडिया में। इसमें टोटल 10 कंट्री है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और 10 के 10 एशियान है। मालदीव से शुरू कीजिए, श्रीलंका, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद आपको पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया, बांग्लादेश, इस तरह से आगे बढ़िए तो आपको इसमें टोटल 10 कंट्री मिलेंगे। इसको भी किसी दिन अच्छे से बताएंगे जो आपको याद हो जाएगा, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। 34th नाटो समिट कहाँ? US में। 33rd कहाँ हुआ था? विल्नस
लिथुआनिया में हुआ था ये, ठीक है। ये कंट्री यूरोप की है, ठीक है, याद रखिएगा। टोटल कंट्रीज 31 है इसमें नाटो में, और इस्टेब्लिशमेंट 1949 में। अभी 2 नई कंट्री इसमें जुड़ी है, उसका नाम आपको बताना है। एक है आपकी फिनलैंड, ठीक है, दूसरी कौन सी है ये आप बताइएगा। 19th समिट नाम का कहाँ हुआ, युगांडा में, अफ्रीकन कंट्री है। 18th 2019 में हुआ था, कहाँ, बकाऊ, अज़रबैजान। और इस्टेब्लिशमेंट इसका नाम का 1961 में। टोटल कंट्रीज 120। ये 27th CHOGM, इसका पूरा नाम क्या है, कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। याद रखिएगा ये ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी कॉमनवेल्थ गेम की कंट्री हैं, जहाँ जहाँ ब्रिटेन ने रूल किया है, वो सारी कंट्री इसके अंडर, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है। टोटल कंट्रीज 56 है इसमें। एस्टैब्लिशमेंट 1926, हेडक्वार्टर लंदन। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको, ये पूरा स्लाइड ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 16 ब्रिक्स समिट 2024 कहाँ हो रहा है, रशिया में होगा। 15th कहाँ हुआ है, साउथ अफ्रीका में हुआ है। ब्रिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कौन कौन नेशन है इसमें, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कब जुड़ा है, 2010 में, ये आप ध्यान में रखिएगा। एस्टैब्लिशमेंट 2009 में। टोटल कंट्रीज 5, हेडक्वार्टर शंघाई। ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे, इसको आप नोट कर लीजिएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द शेरपा फॉर इंडिया G2023, ठीक है। शेरपा कौन थे, शेरपा वर्ड आप सुना होगा G20 जब आपके यहाँ चल रहा था सितंबर में। तो शेरपा का मतलब होता है गवर्नमेंट की एक ऐसी बॉडी या गवर्नमेंट के ऐसे पर्सन जो इस पूरे इसको कॉन्फ्रेंस को लीड करते हैं, जो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। 4 मेन मीटिंग हुई थी इसको, G20 शेरपा 1, शेरपा 2, शेरपा 3, शेरपा 4, ठीक है। चौथा जो है कहाँ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ, पहला कहाँ हुआ, राजस्थान उदयपुर। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा। किसी दिन आपको विस्तार से इसके बारे में बताएंगे हम, आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। हु इज द शेरपा फॉर इंडिया G20 समिट 2023, ये आपको बताना है। तो इसको लीड करने वाले अमिताभ कांत हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये नोट कीजिएगा। अमिताभ कांत के थ्रू लीड किया गया था पूरा का पूरा आपको G20 का मीटिंग। पोस्टर मैन भी थे एक, उनके थ्रू नहीं बल्कि मेन रोल इनका था, याद रखिएगा। अमिताभ कांत का टोटल 4 मीटिंग हुई थी शेरपा की। पहली मीटिंग आपको राजस्थान के उदयपुर में, ठीक है। दूसरी मीटिंग आपकी हुई थी कोट्टयम केरला में, कोट्टयम के केरला में हुआ था। और तीसरी मीटिंग आपकी हम्पी में हुई, कर्नाटका, ठीक है। और चौथी मीटिंग जो थी आपकी नू, हरियाणा में हुई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, चारों शेरपा मीटिंग से किसी से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और अमिताभ कांत एक से DPIIT के प्रमुख रह चुके हैं, ये याद रखिएगा। जो ये संस्था इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड 2009 में जो बनी थी, इसके प्रमुख कौन थे आपके, अमिताभ कांत ही थे, ठीक है। और इन्हीं के थ्रू जो है ये प्रोग्राम लीड किया गया था, ये आप ध्यान में रखिएगा। मिस्टर अमिताभ कांत इज प्रेजेंट G20 शेरपा ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंसी ईयर। ही वाज CEO ऑफ नीति आयोग भी रह चुके हैं, ये याद रखिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 में बनी थी ये ध्यान में रखिएगा। ये हैं आपके, इन्होंने ही G20 को लीड किया था इंडिया में, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और मेंस का क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट आर द की अचीवमेंट ऑफ G20 समिट अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी, भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही है, ये आपको बताना है। फोटो शूट के अलावा इसकी क्या विशेषता रही है, भारत में होने का क्या भारत को उपलब्धियां मिली हैं, क्या बेनिफिट हुआ है। इकोनॉमी बेस्ड बोले, GDP बेस्ड बोले, इंडस्ट्री बेस्ड बोले, एजुकेशन बेस्ड बोले, हेल्थ बेस्ड बोले, वेल्थ बेस्ड बोले, जो भी बोले आपको इसमें लिखना है अपने आंसर राइटिंग में। अपने आंसर राइटिंग में आप लिखिएगा, इंट्रोडक्शन से लेके इसके सारे बेनिफिट्स को बताइएगा, यहाँ भारत में होने का क्या फ़ायदा हुआ भारत को। फिर मिलेंगे कल इसी तरह से सेशन में अपने करंट अफेयर GS लीग। तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए।